हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। तो मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी के बीच में आ चुका हूं। हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पड़ाव का। तो मेरे दोस्त आज हम लोग तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं और आपसे एकमात्र निवेदन इतना सा है कि अगर आप चैनल पर नए रहे तो आप वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त, इसलिए आपसे निवेदन करना पड़ता है, बार बार नहीं कहूंगा। अच्छी लगेगी वीडियो तो आप खुद करेंगे। चलिए दोस्त, बिना देरी के सदन को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आज हमने फिर 40 प्रश्न लिए हैं जो बीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं दोस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, बताइएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? आपको पता है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है, रैयत रैयत बोले तो किसान है ना, रैयत से सीधा संबंध जो है अंग्रेजों का रहता था, तो उसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था। और सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलेक्जेंडर रीड का नाम सुना आपने? किसने? अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी थी दोस्त। ठीक है, और ये कहां पर ये शुरुआत करी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब? मद्रास प्रेसिडेंसी। कहां पे? मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहले यहीं पे ये शुरू किया, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, मामला सुनिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा कब लागू हुई दोस्त? ये भी आपसे प्रश्न बनता है। तुम अलेक्जेंडर रीड, मद्रास प्रेसिडेंसी और इनके बीच में क्या आएगा मेरे साथी? इनके बीच में आएगा 1792। ठीक है, 1792 में तमिलनाडु के बाराहमहल क्षेत्र में लागू किया था और इसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू किया था। और ये कुछ पूछा जाता है कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में व्यवस्था किसने ज्यादा सुचारू रूप से चलाया, तो टॉमस मुनरो के विषय में कहा जाता है। मामला क्लियर दोस्त? तो चलिए, इसका सही जवाब क्या जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके बंबई आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डाट डाट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। कब दिया गया भैया? 1885 में, 1886 में, 1889 में या 1900 में? 2015 बीपीएससी का प्रश्न है। तो दोस्त बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा कि भाई कब ये दिया गया था? तो आपको पता है कार्नवालिस के टाइम में क्या था? कार्नवालिस कब था? 1793 में था ना, 1793 कार्नवालिस। और कार्नवालिस का क्या? कार्नवालिस है ना। और कार्नवालिस का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसने लागू करा था 1793 में। ठीक है, जब इसने लागू कराया इसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए थे। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था और इसमें इसी बीच बंगाल सरकार जो थी उसने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लेकर के आती है। 1885 उसी टाइम कांग्रेस का गठन होता है ना। इसमें भूमि मालिकों को जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। कब आया था दोस्त किराएदारी अधिनियम? 1885 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या भैया? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई जैसे राजा राम मोहन राय तो आपको पता है ब्रह्म समाज, गांधी जी, कई मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जितने भी संस्थाएं तत्कालीन समय में थी वो सारी की सारी जो है जैसे आजादी के समय में गांधी जी बड़े सक्रिय रूप में थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, प्रश्न आता है कि इनका मूल नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, यह भी प्रश्न आपसे पूछता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम
वास्तविक नाम, अरे यार, वास्तविक नाम मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर था। मूल शंकर, कहीं कहीं मूला शंकर भी रहता है दोस्त, ठीक है, मूल शंकर था। तो इसको भी आपको देखना है, याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एस एन बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्त अगर हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो मेरे भाई अमृत बाजार पत्रिका, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने करी थी। किसने? मोतीलाल घोष, मोतीलाल मोतीलाल घोष तथा शिशिर घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने की थी। फिर अगर आपसे यह प्रश्न बनता है कि भाई ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। कब हुई थी? 1868 में इसकी स्थापना की गई थी। मामला क्लियर दोस्त? और कहां पर की गई थी? तो ये जाहिर सी बात है, कहां? कलकत्ता में की गई थी। कहां पे दोस्त की गई थी? कलकत्ता में। इतनी बात क्लियर है ना? अब समझिएगा 1868 में कलकत्ता में इसकी जब स्थापना की गई, तो प्रारंभ में बंगाली भाषा में केवल प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में ये रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में कर दिया था, जिसे 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में जो है एस एन बनर्जी ने ले लिया। और हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। किसकी? हिंदू पैट्रियार्ट की। बात क्लियर है? तो देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है, अमृत बाजार पत्रिका, तो भैया अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष में जाहिर सी बात बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब बात किसकी? गिरीश चंद्र घोष की। तो इसके लिए कौन? हिंदू पैट्रियार्ट, हिंदू पैट्रियार्ट, ठीक है। अब बताओ भैया एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी बोले तो बंगाली, याद है ना, बंगाली वाला, बंगाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। 2005 का प्रश्न है, बताइए दोस्त 85 नंबर इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, बताएं। देखिए अगर हम बात इसकी करते हैं ना दोस्त, जैसे उदारवादी, उदारवादी थे, और उदारवादी के साथ साथ जैसे हम कहें कि चलो ठीक अच्छा ये हो गया, इसके लिए माफी वाली काम खत्म, और कुछ जो होते उग्रवादी होते हैं, तो उदारवादी उग्रवादी अलग अलग चीजें थी, ठीक है। तो देखो भैया अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें पूछा क्या है, निम्न अखबारों से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो भैया एक बात तो क्लियर है भाई, इसमें लीडर जो है ये उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। फ्री प्रेस जर्नल जो है ये यहां पे जो दिया है, एक न्यूज एजेंसी थी। क्या? न्यूज एजेंसी थी, एक न्यूज एजेंसी थी, यह एक न्यूज एजेंसी थी, ठीक है। और यंग इंडिया जो है यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या? साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका थी मेरे दोस्त, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं क्या, अब यहां पे बात कर लेते हैं जैसे कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा था। तो इसमें अगर बात करते हैं लीडर, तो लीडर जो है एक समाचार पत्र था, और इसके संपादक कौन थे? ये प्रश्न आपसे आता है, तो इसके संपादक थे कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है इसके संपादक थे। मामला क्लियर है? मालवीय जो थे वो उदारवादी दल के नेता थे, और इनके माध्यम से ही उदारवादी नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाता था। और ये आप न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ दोनों जो हैं वो एनी बेसेंट के थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 नंबर, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी को,
नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। केवल एक है, केवल एक दो, केवल एक दो तीन, एक दो और चार। बीपीएससी 1995 का प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको रिपीटेड दिख जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए, अगर हम बात करें धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो आप कभी भी बात करेंगे ना दोस्त, तो मुख्यतः कौन आकर्षित होगा? 19वीं शताब्दी नॉर्मली होते कौन है? निर्धन लोग आकर्षित होते हैं। तो एक तो बात क्लियर है कि भाई निर्धन तो होगा। अब तीन यहां पे है, आप उसको पहले क्लिक कर लीजिए। तो भैया निर्धन तो होगा, ये तो बात क्लियर है। तो भैया इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है। इसमें कोई समस्या, इसमें तीसरा तीन है क्या? नहीं है, इसमें तीन है क्या? देखिए, एक जो एलिमिनेशन मेथड होता है, तो बीपीएससी में अगर आप बैठ रहे ना, तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे आप कहानी अगर सुनेंगे तो भाई 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इसने जहां एक ओर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की भी कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। तो एक आपको देखना है भैया, धर्म के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होता है? निर्धन साधारण सर्वसाधारण वर्ग होता है। उसके बाद नगरीय उच्च जातियां होती हैं, उसके बाद बुद्धिजीवी आते हैं। अब बाकी तो उदार रजवाड़े तो कभी रहे नहीं थे। ठीक है, तो भैया इसमें एक दो तीन कहां है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है दोस्त। 87, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? कई चीज बताऊंगा इसके बारे में। बाल गंगाधर तिलक थे, दयानंद सरस्वती थे, श्रद्धानंद थे, राजा राम मोहन राय। देखो भैया, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? इन्हीं को तो, बाल गंगाधर तिलक को ही तो जो है उसने क्या नाम है, वैलेंटाइन रोज में अशांति के जनक कहा था। और तिलक जी ने केसरी मराठा बहुत सारे इन्होंने वो किया था। दयानंद सरस्वती आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, आर्य समाज वाले। श्रद्धानंद किसान सभा वाले। अब बात ये तीन तो खत्म हो गए, बात बचते हैं क्या? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय और क्या, यहां पूछा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। लिखिएगा, यहां से जितना प्रश्न आएगा सब यहीं से। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कौन भैया? तो ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और क्या अगर आपसे पूछे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये कौन भैया? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कौन है? तो ये भी आपके कौन है? राजा राम मोहन राय है। और अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, क्या? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो ये कौन भैया? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे आधुनिक भारत के पिता, क्या? आधुनिक भारत के पिता अगर आपसे पूछे तो कौन? राजा राम मोहन राय। प्रथम आधुनिक पुरुष, क्या दोस्त? प्रथम, ये प्रश्न सारे के सारे आ चुके हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष कौन भैया? तो प्रथम आधुनिक पुरुष भी कौन है? राजा राम मोहन राय है। और इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है युग दूत। क्या कहा जाता है दोस्त? युग दूत भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। इतनी कहानी आपको मैंने बता दिया राजा राम मोहन राय के विषय में। ठीक है, तो चलिए, अगर यहीं पे बात अगर हो जाता तो बेहतर है। अगर यहाँ पे बात नहीं होती है तो आपको पता आत्मीय सभा, आपको पता है ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये सारे आपको तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं ना दोस्त कि भाई आत्मीय सभा, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे ना। अब चर्चा क्या हुई थी? तो भैया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय किए थे। मामला क्लियर है?
राजा राम मोहन राय अपने युवा समर्थकों के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उपदेश दिया है, और इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में क्या किया, अनुवाद भी किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नहीं, इसके जस्ट बाद 1828 में 1815 में दिए कर दिए आत्मीय सभा, और उसके बाद 1828 में अभी क्या करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करेंगे, राजा राम मोहन राय। वो अलग बात है कि आगे चल करके फिर जो है ये आज ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज में टूटता है, वो कहानी अलग, आगे आएगा तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सही जवाब क्या है, राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1827, 1829, 1831, 1843। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है। ऑप्शन ही सारे इसमें गलत है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी भाई। अगर हम इसकी बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें दोस्त, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त। कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 में हुई थी। 20 अगस्त 1828 में हुई थी। इसमें कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, है ना। ब्रह्म सभा, पहले दरअसल इसका नाम जो है ब्रह्म सभा था, है ना। आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, और इस समाज ने किसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसका, मूर्ति पूजा का विरोध। हालांकि इसमें कोई विकल्प तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आप मारेंगे क्या, 1828 में मारेंगे। इसमें हम सारे विकल्प क्या कहते हैं, झूठे, इसीलिए बिहार में ऑप्शन डी देने लगा। चलिए 90 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1816, 1820, 1828, 1830। 1996 का तुरंत रिपीट किया, तो भैया 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है। 91, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, कार्नवालिस ने, कर्जन ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का यह प्रश्न है, बताइए। सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सारे के सारे जो आए थे, आपसे पूछे जाते हैं कि भाई सती प्रथा किसने खत्म किया, ठगी प्रथा किसने खत्म किया, है ना। तो भैया अगर सती प्रथा की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने क्या किया, सती प्रथा खत्म किया था। ठीक है। ठगी प्रथा खत्म करने का भी इसने प्रयास किया था, और विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा को जो है खत्म करने का प्रयास किया था। मामला क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्नवालिस अस्थायी सेवा का जनक था। ठीक है। कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन आपको याद ही है, जिसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रार्थना समाज पूछा आपसे, तो भैया प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। वैसे तो देखा जाए इसमें तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये 1867 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त, 1867 में हुई थी। और पूछा जाता भाई कहां पर हुई थी, तो बंबई में हुई थी। बंबई में हुई थी। और किसने किया था, आचार्य केशव चंद्र सेन। कौन, आचार्य केशव चंद्र सेन। केशव, इन्होंने ही इसका गठन किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने क्या किया दोस्त, आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसका गठन किया था। और मतलब इन्होंने प्रेरणा दी थी गठन करने की, और इनके आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा देने के उपरांत प्लस इसी में कर लीजिएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या, आत्माराम पांडुरंग। ये अगर दोनों ऑप्शन आएगा, पांडुरंग, ये दोनों ऑप्शन आएगा तो दोनों आप क्लिक करिएगा दोस्त। ठीक है। पांडुरंग, ये दोनों ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। महादेव गोविंद रानडे ने इस संस्था को 1869 में इसका नाम जो है इससे जुड़े, और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, जो विधवा पहले होता था भाई खत्म हो गए उनके पति तो फिर अब वो नहीं करेंगी, ऐसा खत्म। विधवा विवाह के लिए उन्होंने जो प्रेरित किया, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य उन्होंने किया। और रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक क्या रहा, जारी रहा। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। किसके सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। कब, 1867 में। कहां पर, बंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे,
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। बताओ भैया नव हिंदूवाद के लिए कौन जाना जाता है? आपको पता है सम्मेलन हुआ था कहां पर? 1893 में शिकागो में। और उस सम्मेलन में जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे उद्बोधन किया था, संबोधन किया था प्रभावकारी तरीके से, और उसके बाद से जो स्वामी जी ने हिंदू धर्म के विषय में जो है बातें बताई थी, वो इतनी प्रभावी रही कि उसके बाद से इनको नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाने लगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, इनको आध्यात्मिक पिता भी कहा गया। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया। और इन्होंने आगे चलकर क्या किया? इन्होंने आगे चलकर के 1897 में, कब? 1897 में किसकी स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन क्यों भैया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे पूछा जाता है, तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। मामला क्लियर है मेरे सभी भाई, मेरे सभी दोस्त? तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 94 चलते हैं दोस्त। क्या है? इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब गांधी तो थे नहीं भाई, गांधी तो थे ही ना, राजा राम मोहन राय थे, लेकिन ये वहां गए नहीं थे, है ना। इसमें सही जवाब क्या होगा? 1893 में कहां पे? शिकागो में हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपना विचार अभिव्यक्त जो किया था, उसके बाद इन्हें जो है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद को क्या कहा गया? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाने लगा था दोस्त। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके बाद 1893 के बाद ही 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके नाम पर स्थापना करी थी किसकी? जो है 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। बात क्लियर दोस्त? तो इसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 95 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861, 1891 में, 1893 में, 1897 में? भाई 93 में तो शिकागो में थे ये, 93 में शिकागो में थे। ठीक है, अब यही पे प्रश्न आपसे पूछ सकता है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? पूछ सकता है आपसे। जैसे आपसे पूछेगा बचपन का नाम, तो भैया बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जो इनके बचपन का नाम था। और गुरु का नाम हमने आपको बता ही दिया, गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो है ये इनके गुरु थे। और इन्हीं के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। देखो भैया, अब प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो ये दोनों तो कट हो गए, है ना। आगे ये आपका आर्य समाज जो है बिल्कुल सही जवाब है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? भाई दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 ईस्वी में, कब? ये प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, 1875 में कहां पर? बंबई में। 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में था। और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जब लाहौर में स्थापित कर दिया गया, तो उसके उपरांत आर्य समाज का अत्यधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया था। आपसे यही प्रश्न आ सकता है कि भाई वेदों की ओर लौटो। क्या? अगर आपसे बात करें, क्या वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, जब लाहौर में स्थापना हुई तो उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा भी दिया था दोस्त। ठीक है, इनका विश्वास था कि जो अभी जो धार्मिक सामाजिक है, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में, जो मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, अवतारवाद है, पशु बलि की बात चल रही है, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार जो है न किया जाए, बल्कि इनसे दूर रहा जाए। यह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे।
तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकारते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत उनके बंबई में गठित किए गए, लेकिन पुनः 1877 में लाहौर में जब ये इसका गठन हुआ फिर से वहां पे, तो बहुत सारे इसमें अमूलचूल परिवर्तन किए गए, ठीक है। और 1892-93 में समाज जो आर्य समाज है ये बेसिकली दो गुटों में बट गया था। एक गुट था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, जबकि दूसरा जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। जैसे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम इसमें प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना करी थी इसके विरोध में, और इन्होंने कहा था कि पाश्चात्य शिक्षा जैसे जो है ये गड़बड़ है। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में बेसिकली जो दो लोगों का नाम आता है, एक तो लाला लाजपत राय और दूसरे हंसराज प्रमुख, ठीक है। तो बेसिकली आगे चल करके जो है इन्हीं लोगों ने, राजा राम मोहन राय और हंसराज ने मिलकर के दयानंद एंग्लो कॉलेज की भी स्थापना करी थी दोस्त, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको इस तरह ही प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना करी थी? आर्य समाज। कब की थी? 1875 में। कहां पे? बंबई में। इन्होंने नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 97, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, विश्व शिवनाथ शास्त्री, ज्योतिबा फुले, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1895 प्रश्न बताओ भैया। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। तो ये बात बता दी गई है। और इसको अगर बात करें कि भाई इसका जो है मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका बेसिकली मूल उद्देश्य था, ठीक है, इसका बेसिकली सत्य शोधक समाज के भाई जो दलितों के ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहे थे उस पर बात रखना। सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसादी धर्म ग्रंथों में से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो ज्योतिबा फुले हैं, इनके जो सत्यशोधक समाज के क्या थे, स्थापना करी थी, इनकी पुस्तक थी। पूछा जाता है आपसे, क्या पूछता है कि भाई गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? इन्होंने इसकी रचना की, गुलामगिरी की, ठीक है, गुलामगिरी की रचना की। और इसमें इन्होंने बताया था किस प्रकार से दलितों का शोषण हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रश्न बार बार हो सकता आपसे पूछा जाता है, इसे 95 में पूछा गया, फिर आपसे पूछा जाएगा 1-2 साल के अंतर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो रिपीट होते रहते हैं दोस्त, ठीक है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। कब किए थे? 1873 में किए थे। इनकी पुस्तक क्या नाम था? गुलामगिरी। बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपको यहां पता है क्या? 1873 में कौन? ज्योतिबा फुले किए थे। दयानंद सरस्वती 1875 बंबई में क्या आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो अब इसमें आपका बीपीएससी देखिए 2019 का प्रश्न है, अभी 95 में पूछा गया था, सेम प्रश्न 2019 पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 99 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बताइए। मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। आपको पता भैया स्वामी विवेकानंद क्या? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1893 में करी थी, ठीक है। फिर उसका राजा राम मोहन राय 1815 में जो है आत्मीय सभा, 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। तो ये तो दोनों ऐसे गलत हो गए। अब बचते हैं कौन? महात्मा गांधी। ये तो किए नहीं थे दोस्त। इसमें मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये क्यों थी? जैसे ये भी प्रश्न आया है कि ये कहाँ की थी, तो मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की जो ये रसिया की थी दोस्त। कहाँ की? रसिया की थी, ठीक है। और इनके जो है साथ एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे, जनरल ऑलकॉट, विलियम कॉन जजोम, इनके द्वारा जो है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। कब? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार के पास इसका मुख्यालय बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना तथा धर्म के समाज का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय जो 1828 में इनकी स्थापना ब्रह्म समाज की उन्होंने करी थी, 1897 में आपको पता है विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कई बार प्रश्न आया है। कस्तूरबा गांधी थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, भक्ति लक्ष्मी देसाई थी। अगर आप सोच रहे हैं कि सरोजिनी नायडू, तो मेरे दोस्त सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और ये कब थी? ये 1925 में बनी थी दोस्त। तो आपका तो ये ऐसे ही गलत हो गया है ना। अब बचता है क्या दोस्त? अब आपके सामने बच रहा कौन? एनी बेसेंट बच रही है और कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रही। एनी बेसेंट जो है, ये बेसिकली आपसे कई प्रश्न यहां बनता है, एनी बेसेंट थी कहां की बेसिकली? तो ये थी आपकी आयरलैंड की। कहां की थी? आयरलैंड की थी। आयरिश महिला थी। कौन? ये आयरलैंड की थी, एक आयरिश महिला थी। इन्होंने सबसे पहले 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है यहाँ इंडिया में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। 1907 से जो है 1932-33 तक। 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी थी और आगे चल करके इन्होंने इसको भंग कर दिया। और 1917 में क्या? 1917 में क्या? कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई। प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई ये, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई। बाद में 1925 में भाई कानपुर में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस 40वां अधिवेशन था शायद, उसमें जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है और दूसरी महिला जो बनी थी वो बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना फैक्ट याद रखना है कि भाई ये होम रूल लीग की स्थापना 1916 में करी थी। पहले, इससे पहले जो है तिलक जी कर चुके थे, है ना, उसके बाद ये की है, ठीक है दोस्त। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले झंडा इन्होंने फहराया था दोस्त। सबसे पहले झंडा अरुणा आसफ अली ने फहराया था। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। 2008 का प्रश्न है प्री का। बताइए भाई, भारतीय जो यहाँ पे भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा, तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नारियों के उत्थान के लिए जो है हमेशा ज्योतिबाबाई फुले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबाबाई फुले ने ही किया था। इन्होंने इनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ा था। और इन्होंने महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर जो है इनके द्वारा कहा गया था इनको किया जा सकता है। और 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। और आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा जो है, आधुनिक भारत में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसके प्रेरणा से हुआ था, तो इसमें जो है एक नाम आता श्रीमती रामाबाई। कौन? रामाबाई, ठीक है। रामाबाई रानाडे रही, गोविंद महादेव रानाडे की पत्नी थी। बाद में सेवा सदन नामक संगठन की भी स्थापना करी थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई इसमें सही जवाब क्या होगा, अगर यहां पर पद्माबाई होता तो सही हो जाता, लेकिन रामाबाई दिया है, रामाबाई दिया होता सही हो जाता, पद्माबाई दिया तो इसलिए ये गलत है। यहां पे अगर रामाबाई रानाडे होता, क्या रामाबाई रानाडे, तो ये होता, तो ये तो बेसिकली सही है। लेकिन अब यहां पे नहीं दिया तो आपको ज्योतिबा फुले भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सही है? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। देखिए अब आप ऑप्शन दिया, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोनजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले। और ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको एक चीज पता है कि सबसे पहले क्या? प्रार्थना समाज आप लिख लीजिए। क्या? प्रार्थना समाज।
प्रार्थना समाज लिखेंगे ना आप। प्रार्थना समाज कौन? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम एलिमिनेशन मेथड, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हो गए। उसके बाद क्या दिया है? यंग इंडिया। यंग इंडिया कौन? यंग इंडिया की बात करते हैं दोस्त। यंग इंडिया कौन? गांधी जी। अब आप मिलाना शुरू करिए, गांधी जी, ठीक है, अब आप मिलाना शुरू करिए। उसके बाद लोकहितवादी की बात कर लेते हैं। क्या लोकहितवादी? लोकहितवादी की बात करते हैं दोस्त, ये कौन? गोपाल हरि देशमुख। क्या? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद सत्यशोधक समाज। क्या? सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की बात करते हैं दोस्त, ये कौन थे? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले पढ़े। क्या? ज्योतिबा बाई फुले 1873 वाला, ज्योतिबा बाई फुले। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। तो बताइए, आत्माराम पांडुरंग, गांधी जी और गोपाल हरि देशमुख कहीं है? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि, ये गांधी जी, उसके बाद ज्योतिबा बाई फुले, उसके बाद नौरोजी जी। बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें आप सही मार सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कर लीजिए। काहे बहुत ज्यादा परेशान होना है भाई? भाई हम ज्यादा परेशान हो क्या कर लेंगे भाई? हमको पता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है केशव सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन महाराष्ट्र, ये सब जो है किए गए थे, अखबार जो शुरू किए गए थे, समाचार पत्र। आपको ये पता है कि भाई महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के रूप में जो है विख्यात है, इनको भी आप लोग जानते हैं। 1873 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने करी थी। और 1851 में नौरोजी फरदौन जी ने अन्य फारसियों के सहयोग से रहनुमाई मजदे हुसैन की सभा की स्थापना करी थी। तो भैया इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा, ये भी दरअसल 2015 का प्रश्न है, ये बीपीएससी का, यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था इसलिए कट गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। किसके द्वारा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें निम्न जात के लोगों द्वारा उद्धार हो सके। जमींदार द्वारा गांव के निम्न जात के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जात द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। बताइए ऑप्शन डी, माफ करिएगा, इसमें क्या सही है? इसमें सही क्या है? इसमें आज पूछा सही क्या भाई? निम्न जात के लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था ना, ये 1919 के अंतिम दिनों में था और ये किसानों द्वारा संगठित विद्रोह था जो खुलकर सामने आया था। और ये कहां पे हुआ था? प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनमें बाबा रामचंद्र में संगठन की अद्भुत क्षमता थी दोस्त, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो ये बायकाट जो था नाई धोबी वाला, ये प्रतापगढ़ जिले में था। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850, 1895, 1900, 1905। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है, ठीक है। बताइए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था दोस्तों? आपको पता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ये 1900 में पारित किया था। कब? 1900 में पारित किया गया था। क्यों किया गया था? बेसिकली इससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना क्या था? समाप्त हो गया था। ये बात क्लियर है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया था। चलिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदार के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। बीपीएससी 1994 का प्रश्न। बताइए अवध का जो एका आंदोलन था, क्या अवध का जो एका आंदोलन था इसका क्या उद्देश्य था? आपको पता है अवध का एका आंदोलन शुरू कब हुआ था? अवध का एका आंदोलन यहां से प्रश्न बनता है कब शुरू हुआ था और किसके द्वारा? तो आपको पता है ये 1920 21 में कहा जाता है, लेकिन 21-22 आपको ज्यादा ऑथेंटिक मिल जाएगा। 1921-22 में ये शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया? पिछड़ी जात के मदारी पासी ने इसको शुरू किया था। क्या? मदारी पासी के द्वारा।
मदारी पासी के द्वारा इसको शुरू किया गया था मेरे दोस्त। और क्यों? इस आंदोलन में जिन गतिविधियों को मुख्यतः केंद्र माना गया था उसमें हरदोई थी, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें यह थे कि लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में मतलब ये तो हो ही रहा था, उपज में लगान के रूप में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की जो प्रथा थी उसको लेकर के था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। और इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। बीपीएससी प्री 1997-98। बताइए। देखिए दोस्त, स्वामी सहजानंद बिहार में प्रांतीय किसान सभा की उन्होंने स्थापना की थी और अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे और उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इसमें अगर बात करें भाई किससे था, तो इसमें ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद में से किससे संबंधित थे? फिर आ गया है, देखिए सेम क्वेश्चन आया है बीपीएससी प्री 2020 में। बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए 108 नंबर प्रश्न फिर से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है ना? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि भाई ये क्या थे, बिहार में किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में थे। ठीक है, चलिए इन्हें के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। अब बताइए हमको कौन इसमें से थे जो जुड़े हुए थे? तो भैया जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति बिहार के इसमें आपको दिख रहे हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ करके बाद में ये कृषि मंत्री भी रहे। भाई जो सरकार बनी 48 में, उसमें ये कृषि मंत्री भी रहे थे। तो आपको इसको भी ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। प्री 2005 का प्रश्न है। बताइए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की नीति, है ना? बेसिकली अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात करें दोस्त ना, क्या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो इससे दो व्यक्ति संबंधित है। एक तो वारेन हेस्टिंग है और दूसरा वेलेजली भी है। ठीक है, वेलेजली, ये दोनों व्यक्ति इससे संबंधित है रिंग फेंस की नीति से। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्रदान करने की भावना से किया था और इस समय कंपनी ने अनेक राज्यों के चारों ओर मध्य किया और इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी रक्षा स्वयं हो जाए। भाई हम पड़ोसी की रक्षा करेंगे तो अपनी रक्षा स्वयं हो जाएगी, बल्कि अगर पड़ोसी साथ आएगा तो हमको और मजबूती मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में कंपनी जैसे आगे चल करके अवध की रक्षा की जो है वेलेजली आगे चल कर बंगाल के लिए सारे काम किए। तो इसमें अगर बात करें कि भाई जो कंपनी का भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष था और सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये करीब 1765 से 1813 तक चली थी, है ना? फिर 1813 से क्या हुआ, अधीनस्थ पार्थ की नीति आ गई। फिर उसके बाद ये 1857 तक चली। उसके बाद 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति चली और उसके बाद 1935 से 1947 तक का बराबरी संघ की नीति चली थी। तो ये सारे संघर्ष के परिणाम थे दोस्त। ठीक है, सब संघर्ष के परिणाम थे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो आपका वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति। क्या? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1996 प्रश्न है। आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि भाई द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले लागू किसने किया था?
तो सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है जब 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था, तो 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्लायू ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। क्या? द्वैध शासन प्रणाली लागू करी थी। इसको आगे चल करके 1772 ईस्वी में, क्या 1772 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग ने, किसने? वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। तो भैया इसमें समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग। लागू करने वाला ये लागू करता थे। कार्नवालिस अपने कार्नवालिस कोड के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 112 लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1996 का प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ है। वेलेस्ली की सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये कई दफा पूछा गया है। ठीक है, वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि जो प्रणाली शुरू की थी, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था बेसिकली, है ना। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, ये स्नेह जो है विकसित हुई। सबसे पहले अगर बात करेंगे ना कि भाई सहायक संधि के जनक के रूप में, सहायक संधि के जनक की बात करेंगे ना दोस्त, तो ये था कौन? ये था डुप्ले। कौन था दोस्त? ये तो डुप्ले था, इसने ही तो शुरू किया था भाई। प्रथम यूरोपीय तो ये था, इसने अपनी सेना जो है किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी, और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि जो कब हुई थी? ये 1700 पहली सहायक संधि आपसे पूछा जाए, पहली सहायक संधि, तो पहली सहायक संधि जो है ये हुई थी 1765 में। और किसके बीच? जो उस टाइम क्लाइव था और अवध के नवाब। किसके बीच? अवध के नवाब। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पूछता है कि पहली सहायक संधि किससे हुई थी, तब तो भैया अवध के नवाब से हुई थी, 1765 में हो गई थी। उसके बाद जब वो चला गया था, उसके बाद कंपनी ने निश्चित दर के बदले अपनी भाई सीमा की सुरक्षा के लिए जो है भेज दिया कि भाई हमारे से निकले जाओ। लेकिन 1789 से जब ये सहायक संधि का एक जो है ट्रेंड शुरू हुआ, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, उसके बाद आपका जो है 1801 या 2 में 1800 एक बात मुझे थोड़ा सा याद कर लीजिए, जैसे 17 सबसे पहले हैदराबाद था, हमें था, तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर। 1798 में करीब जो है हैदराबाद हुआ, 1799 में मैसूर हो गया था, तंजौर भी 1799 हो गया, हमेत। ठीक है, तो अपेबा भा, तो अपेबा मतलब तो अवध जो है ये करीब 1801 में हुआ था। पेशवा जो 1802 में हो गए थे, है ना। और उसके बाद बराड़ के भोसले जो 1803 में हो गए थे, और सिंधिया 1804 में हो गए थे। जोधपुर, जयपुर, मुछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर जो है दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते थे, इसलिए बाजीराव द्वितीय जो सिंधिया का साथ दे रहा था। तो 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई थी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर जो है उनकी सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त भी कर दिया। तो बाजीराव द्वितीय जो है उनसे बचने के लिए भाग करके क्या कर लिया? बसीन में शरण लेता है, और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी क्या होता है? अंग्रेजों से इनकी बसीन की संधि होती है। और क्या होता है दोस्त? ऐसे पहला पेशवा बाजीराव द्वितीय होता है जो अंग्रेजों की संरक्षता को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। कौन? पेशवा राव बाजीराव द्वितीय। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। 1992 93 प्रश्न बताओ भैया, भाई साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। तो भैया देखो, इसमें अगर आप सोच रहे हैं 1858 तो ना, 1858 नहीं, ब्रिटिश संसद ने जो राज उपाधि अधिनियम पारित किया था, इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, है ना। अभी कहानी सुनिएगा। और कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1876-77 में, 77 में। ठीक है, कब? 1877 में, 1877 में दी गई थी। और उस वक्त गवर्नर कौन था? गवर्नर था आपका लिटन। कौन था? लिटन था। इसके द्वारा
इसके द्वारा ही यहाँ पे जो है विभूषित किया गया था। दरअसल इसमें दिल्ली में 1877 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें इस उपाधि की घोषणा की गई थी। और इसी के समय 1877 में ही दक्कन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों से मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका में इसकी तुलना उस घटना से गई जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बताइए कब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, कैसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1877 में दी गई थी। 1858 में तो मेरे दोस्त जो भारत था वो सम्राट के अधीन आ चुका था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मामला क्लियर है। घोषणा दिल्ली दरबार की 1876 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, केटी तैलंग ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, तैयब जी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न बताइए। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका जवाब दीजिए दोस्त। तो भैया बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में हुई थी। और किसने किया था? तो इसमें पूछा है कि भाई एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो भैया 1885। पहले तो आपको याद रखना क्या, 1885। और इसी टाइम क्या बना था भाई? इसी टाइम में तो कांग्रेस भी बनी थी। तो इसमें इसकी स्थापना जो है ये फिरोज शाह मेहता शामिल थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता भी सम्मिलित थे। उसके बाद केटी तैलंग भी सम्मिलित थे, केटी तैलंग। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ आपके बदरुद्दीन तैयब भी सम्मिलित थे। बस बनर्जी साहब सम्मिलित नहीं थे। और इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में किसने करी थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। 15 नंबर, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन। आपको पता है कि भाई 1876 ईस्वी में, कब? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं ए होम की। तो आपको पता 28 नवंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना, क्या? कांग्रेस की स्थापना ए होम ने करी थी। मामला क्लियर दोस्त। और आगे चल के जैसे महाराष्ट्र में आंदोलन को लेकर के जो है ये बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो लंदन में किए थे। ठीक है, तो वो भी आपका रखना है। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जस्ट चर्चा किए हैं। सुरेंद्र बनर्जी, चितरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। आपको पता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। सुरेंद्र बनर्जी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। ये आपसे पूछा गया बेहतरीन प्रश्न है ये। भाई राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है कौन संस्था सबसे मजबूत संस्था थी? तो भैया सुरेंद्र बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी ना, तो वही सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है, जिसको भारत संघ भी आप बोल सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सबसे जो राजनीतिक संस्था उस वक्त थी सबसे बड़ी संस्था थी। ठीक है, तो भैया इसमें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 118 सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में, 1877 में, 1885 में, 1892 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 2016 का यह प्रश्न है। मतलब सुरेंद्र बनर्जी फेवरेट है लगता है बीपीएससी के, है ना, बार बार पूछ रहा भाई इनसे। तो देखो भैया सुरेंद्र बनर्जी जो है द्वितीय भारतीय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने जो है पहली बार आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। और इनकी प्रथम नियुक्ति जो थी वो सिलहट बांग्लादेश में हुई थी। किस रूप में? असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में। और यहाँ पर मामूली भूल की वजह से इनको 1874 में इनको इनके पद से हटा दिया गया था। और आगे चल करके ये 1876 में राजनीतिक संगठन की स्थापना करते हैं। 1874 में तो इनको हटाया गया।
और 1876 में क्या किए, इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना कर दी, भारत संघ की स्थापना करके सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन उस वक्त खड़ा किया था। उसके बाद फिर ये संगठन हालांकि कांग्रेस में मिल जाता है, ठीक है। तो इस पे आपको याद रखना है। 119 नंबर चलते हैं दोस्त, क्या है, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए राजा राम मोहन राय साहब इसमें जो धार्मिक विरोध था उसके लिए थे, तो इसमें आप कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सब अरे सॉरी, राजा राम मोहन राय नहीं लिखा, राम मोहन राय लिखा मेरे दोस्त। तो राजनीतिक सुधारों के को लेकर के जो सबसे पहले विरोध किसी ने किया था, तो वो राजा राम मोहन राय, जैसे जो उस वक्त सुधार जैसे जो सती प्रथा के लिए हो या और किसी चीज के लिए हो, सबसे पहले उन्होंने किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी मानते हैं, बस सुरेंद्र बनर्जी को जो है सुधारों के लिए आंदोलन का पहले व्यक्ति मानते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन बीपीएससी ने जो है राजा राम मोहन राय को ही माना है, ठीक है। तो इसमें आप सी ऑप्शन कर सकते हैं। 20 नंबर अंतिम प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी दोस्त, 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है, बताइए मद्रास महाजन महासभा की स्थापना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मद्रास महाजन महासभा की स्थापना कब की थी, बेसिकली यहां बात करें ना तो मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना मेरे दोस्त 1884 में की गई थी। यहां पे ऑप्शन तो है ही नहीं है ना। राघवाचार्य सुब्रमण्यम और आनंद चरालू की थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको कर सकते हैं गलत, भैया आप इसको गलत कर देंगे। तो इसमें 1884 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्त प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।